हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो क्लास 7th की बुक का चौथा चैप्टर पढ़ेंगे, अम्ल, क्षारक और लवण। अपने दैनिक जीवन में हम अम्लों का, क्षारकों का और लवणों का प्रयोग करते हैं, तो इनकी प्रकृति के बारे में जानेंगे, इनमें अंतर क्या होता है ये जानेंगे, अम्ल और क्षारकों को कैसे पहचानते हैं ये जानेंगे। तो अच्छा लेसन है, 1 या 2 प्रश्न इससे जरूर मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 6 to 8 कंप्लीट एनसीईआरटी साइंस में पढ़ाऊंगी। इसके अलावा साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस भी मैं करवा रही हूँ। रात को 9 बजे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आती है, तो आप लोग वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है, अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। बिल्कुल करते हैं, सभी लोग इन पदार्थों का उपयोग करते हैं। नींबू है, इमली है, नमक तो दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। सिरका है और भी पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? आइए हम सारणी में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी में लिखिए। अब यहाँ पर ये सारणी दी गई है और यहाँ पर बताना है कि इन सब का स्वाद कैसा होता है। जैसे नींबू का रस खट्टा होता है, संतरे का रस खट्टा होता है, सिरका भी खट्टा होता है, दही भी खट्टा होता है, इमली भी खट्टी होती है, शक्कर मीठी होती है, नमक जो है तीक्ष्ण स्वाद का होता है, आंवला भी खट्टा होता है, खाने का सोडा ये कड़वा और तीक्ष्ण लगता है, अंगूर खट्टे होते हैं, कच्चा आम भी खट्टा होता है, और खीरा है ये ना खट्टा होता है ना मीठा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, आप देखेंगे इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है। आगे लिखा है, अम्ल और क्षारक। अब ये अम्ल और क्षारक क्या होते हैं इसके बारे में यहाँ डिटेल में बताया जा रहा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। आप लोग ध्यान से समझते चलिए, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा क्योंकि प्रश्न जो है यहीं से बनते हैं। लिखा है, दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल यानी एसिड होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। अब ये पदार्थ जो हैं खट्टे होते हैं क्योंकि इनमें अम्ल होता है, और ये प्राकृतिक अम्ल है क्योंकि ये सभी जो पदार्थ हैं हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो इनमें जो अम्ल पाया जाता है वो प्राकृतिक अम्ल कहा जाता है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब जो भी पदार्थ आप टेस्ट करेंगे, चखेंगे, तो आप यदि उस पदार्थ को खट्टा पाते हैं तो आप समझ जाइए कि इसमें कोई ना कोई अम्ल उपस्थित है। आगे लिखा है, खाने का सोडा कैसा होता है? इसका स्वाद भी खट्टा है। यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है कि इसमें कोई अम्ल नहीं है। यानी खाने का सोडा आपने चखा तो वह खट्टा नहीं था, तो इसमें आप समझ जाइए कि इसमें कोई अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी अंगुलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकी कहलाती है। अब जिनका स्वाद कड़वा लगे, तीक्ष्ण लगे, तो ऐसे पदार्थ जो हैं क्षारक कहलाते हैं, और ये जो हैं स्पर्श करने पर साबुन जैसे प्रतीत होते हैं, तो ये कहलाते हैं क्षार। आगे क्या लिखा है, यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते, हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकी, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकी पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं, और आपका जो प्रश्न बनेगा वो यहीं से बनेगा।
अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सूचक क्या है, तो सूचकों का प्रयोग पदार्थों की प्रकृति जानने के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ को हम चख नहीं सकते। जब चख नहीं सकते तो कैसे पता करेंगे कि ये अम्ल है ये या क्षार है। तो ये पता लगाने के लिए सूचक होते हैं, ये पता लगवाते हैं कि पदार्थ अम्ल है या क्षार है। इन्हें क्या किया जाता है, अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है। फिर रंग के आधार पर तय किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार। प्राकृतिक कुछ सूचक कौन कौन से हैं? हल्दी है, लिटमस पेपर है, गुड़हल की पंखुड़ियां हैं, ये सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पर महत्वपूर्ण लिखा हुआ है तथ्य, क्या लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं? इससे प्रश्न जरूर पूछा जाता है और प्रैक्टिस में एक प्रश्न मैंने लिया भी है। प्रैक्टिस में मैंने प्रश्न लिया है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इससे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। क्या लिखा है? एस्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू कुल के फल जैसे संतरा, नींबू, मौसमी, इन सभी में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला और सिट्रस फल में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में पाया जाता है। तो ये ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं, यानी ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। इन सभी से प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न पूछा गया है कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन में आपको पालक मिलेगा। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में। एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है? आंवला में। सिट्रस फल में। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है? विटामिन सी जिसमें होता है, तो ये पाया जाता है आंवला में और सिट्रस फल में। आगे बढ़ते हैं। क्षारक कौन किस में पाया जाता है? तो क्षारक भी आपको याद रखने हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये चूने के पानी में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त अपमार्जक में। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन में पाया जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मैग्नीशियम जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, इसमें पाया जाता है। इसका उपयोग कब किया जाता है? ये एसिडिटी होने पर डॉक्टर एक सिरप देते हैं, आप लोगों को याद होगा, उसमें सफ़ेद सफ़ेद भरा रहता है, तो वही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। इसका प्रयोग आगे बताया गया है, तो चलिए आगे इसको पढ़ेंगे। अब लिखा है कि हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक, ये तो बता दिया कि जो सूचक होते हैं ये पता करने में सहायता करते हैं कि ये कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। तो अपने आसपास जो प्राकृतिक सूचक हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनो यानी सैक से निष्कर्षित किया जाता है। आसुत जल में इसका रंग नील सोड यानी मोव होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। यदि आप सभी लोगों ने प्रयोगशाला में प्रयोग किए हैं तो आपको पता होगा वहां पर लिटमस पेपर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये किससे बनाए जाते हैं? लाइकेनो से, और ये पता करने में सहायता करते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। तो ये लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होते हैं। ये कैसा रंग देते हैं अम्लीय और क्षारीय माध्यम में, ये आपको याद रखना है कि ये जो लिटमस पेपर होते हैं ये अम्लीय और क्षारीय माध्यम में कैसा रंग देते हैं। तो ये आपको याद रखना है, अम्ल जो होते हैं ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये नीला लिटमस पेपर है, इस पर यदि अम्ल डाला जाएगा तो ये लाल हो जाएगा। इसके अलावा जो क्षार होते हैं ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ये लाल लिटमस पेपर है, इस पर यदि हम क्षार डालेंगे तो ये नीला हो जाएगा। तो ये आपको दोनों अंतर याद रखने हैं। प्रश्न यदि पूछा जाएगा तो प्रश्न आपसे घुमा फिरा कर पूछा जाएगा कि कोई पदार्थ है, कोई अम्ल है जो जिसका नाम एक्स है, या नीले लिटमस को लाल कर देता है, या कुछ और उसके बारे में बताया जाएगा, तो आपको बताना है कि वह अम्ल है या क्षार है और कौन सा है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है घुमा फिरा कर। आगे बढ़ते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है कि जो अम्ल होते हैं यह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं।
अब यहाँ पर प्रयोग करने के लिए बताया गया है, कुछ पदार्थ बताए गए हैं जिनके द्वारा प्रयोग करना है लिटमस पेपर पर। तो ये प्रयोग हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना क्षारकीय। यानी जब अब हम प्रयोग करेंगे तो क्या पता चलेगा कि कुछ पदार्थ हैं जो नीले लिटमस पत्र के रंग में परिवर्तित नहीं कर रहे हैं और ना ही लाल लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित कर रहे हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? उदासीन। ये ना अम्लीय होते हैं और ना क्षारीय होते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। अब यहाँ पर अगला एक प्राकृतिक सूचक लिखा हुआ है हल्दी, और क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया जा रहा है। तो हमें क्रियाकलाप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि हल्दी जो है अम्लीय माध्यम में कैसा रंग देती है और क्षारीय माध्यम में कैसा रंग देती है। तो हल्दी जो है अम्लीय माध्यम में पीली ही रहती है, या इसे आप कह सकते हैं कि अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि हल्दी पीली होती है। नींबू के रस में मिलाएंगे तो पीली ही रहेगी, संतरे के रस में मिलाएंगे, संतरे में भी अम्ल होता है, तब भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिरके में मिलाएंगे तब भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन खाने के सोडे में जब आप हल्दी मिलाएंगे तो आप परिवर्तन देखेंगे। कैसा परिवर्तन आपको दिखेगा? खाने का सोडा क्षारीय होता है तो इसका जो रंग है लाल हो जाएगा, हल्दी जो है लाल रंग देगी। तो आपको इतना याद रखना है, अम्लीय माध्यम में यह अपरिवर्तित रहती है, यानी पीली ही रहती है, और यदि क्षारकीय माध्यम में इसे मिलाया जाए तो वह लाल हो जाता है। तो ये इतना आपको याद रखना है। तो अब आप समझे होंगे कि जब कभी भी आपके सफ़ेद कपड़े पर कोई सब्जी का दाग लग जाता है और सब्जी में हल्दी डाली जाती है तो उस जगह जब आप साबुन लगा देते हैं तो वह जगह लाल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि साबुन क्षारीय होता है और हल्दी क्षारीय माध्यम में लाल रंग देती है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प। ये भी प्राकृतिक सूचक हैं और इनका भी प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इनका भी प्रयोग सूचक के रूप में किया जाता है। ये प्राकृतिक सूचक ये भी हैं। तो तीसरा प्राकृतिक सूचक है गुड़हल के पुष्प। लिखा है गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियां एकत्र कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक जल रंगीन ना हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5-5 बूंदें सारणी में दिए गए प्रत्येक विलयन में मिलाइए। अब ये सारणी दी गई है और इसमें जो पदार्थ दिए गए हैं इन पर प्रयोग करना है। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि सूचक का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी यानी मैजेंटा और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। बस आपको इतना याद रखना है। जो गुड़हल के पुष्प का विलयन होता है ये एक प्राकृतिक सूचक है। इसे कैसे बनाया जाएगा ये अभी आपको बताया है। अब ये अम्लीय विलयनों में यदि आप मिलाएंगे, यदि आपको पदार्थ दिए गए हैं और आप उनमें मिलाएंगे, यदि किसी का रंग गहरा गुलाबी हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि ये अम्ल है, और किसी का रंग हरा हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि ये क्षार है। ये यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी समझाया जा रहा है। अम्ल, सूचक, क्षार। तो अम्ल, क्षार के बारे में जान लिया, प्राकृतिक सूचक के बारे में जान लिया। कौन कौन से प्राकृतिक सूचक जाने? लिटमस पेपर, हल्दी और गुड़हल के पुष्प। अब लिखा है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्या होता है? चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आइए अब यह देखें कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। यानी कि लिटमस पेपर पर तो प्रयोग करके देख लिए, लेकिन ये नहीं देखा कि अम्ल को क्षार में मिला देंगे तो क्या होगा। आगे लिखा है हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है। इसे फेनोल्फथलीन कहते हैं। तो ये एक प्रयोग के माध्यम से समझाया जा रहा है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है किसी परखनली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए, यानी तनु HCl से। इसका रंग नोट कीजिए। फेनोल्फथलीन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए।
सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाइए। परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालिए। परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन में के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद मिलाइए। आप क्या देखते हैं? क्या विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद मिलाइए। क्या रंग में कोई परिवर्तन हो जाता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोप्थिलीन गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन हो जाता है और यही आपको याद रखना है। फिनोप्थिलीन विलयन क्षारकीय माध्यम में गुलाबी रंग देता है और अम्लीय माध्यम में रंगहीन हो जाता है। प्रश्न बहुत पूछा जाता है इन्हीं सबसे। आगे लिखा है, जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। यही तो बताना था, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में समझाना था कि जब किसी अम्ल को किसी क्षार में मिलाते हैं तो क्या होता है, तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। आगे लिखा है, जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति न अम्लीय रहती है और न क्षारीय, यानी एक दूसरे के प्रभाव को ये खत्म कर देते हैं। आगे लिखा है, दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षारक दोनों की प्रकृति लुप्त हो जाती है, यानी इनका प्रभाव खत्म हो जाता है। न विलयन अम्लीय रहता है और न क्षारीय। आगे लिखा है, इस प्रकार विलयन न तो अम्लीय है और न क्षारकीय। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, यानी आपको परख नली गर्म महसूस होगी, अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। तो जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? सदैव ऊष्मा निकलती है, ये आपको याद रखना है। आगे क्या लिखा है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। तो इसकी जो परिभाषा है वह क्या लिखी है? सरल शब्दों में, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। तो इतना आपको याद रखना है कि जब अम्ल और क्षार मिलाए जाते हैं तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा निर्मुक्त होती है और लवण और जल निर्मित होते हैं। ये यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से समझाया जा रहा है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और इसमें मिलाया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड बना और जल और ऊष्मा, यानी लवण, जल और ऊष्मा प्राप्त होती है। यही तो बताया था। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया के कुछ उदाहरण यहाँ पर बताए गए हैं जो दैनिक जीवन में हम लोग देखते हैं। तो क्या क्या उदाहरण है? सबसे पहले लिखा है अपाचन, यानी कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, तो उसके बारे में लिखा है जो मैंने अभी आपको बीच में बताया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में। लिखा है, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। तो इसीलिए जो डॉक्टर एक सफ़ेद सफ़ेद सिरप जैसा देते हैं तो वह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है। ये क्या करता है? ये अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। कैसे उदासीन कर देता है? क्योंकि पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और ये क्षार होता है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो इसीलिए यह प्रति अम्ल के रूप में दिया जाता है। आगे लिखा है चींटी का डंक। लिखा है, जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है।
तो चींटी की डंक में क्या पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है, तो इसीलिए त्वचा में जलन उत्पन्न होती है। इसके प्रभाव को उदासीन किया जा सकता है, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे क्या लिखा है, मृदा उपचार। तो मृदा उपचार कैसे किया जा सकता है, लिखा है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो तो पादपों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। यानी एक संतुलन चाहिए होता है, ना तो अधिक अम्लीय मृदा हो ना अधिक क्षारीय हो। तो यदि अधिक अम्लीय हो जाती है तो क्या करना है, तो उसे बिना बुझा हुआ चूना अथवा बुझा हुआ चूना जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। जब मृदा अधिक अम्लीय हो जाती है तो उसे बिना बुझे हुए चूना अथवा बुझे हुए चूना से उपचारित किया जाता है। आगे लिखा है, यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें सदैव जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। यानी यदि अम्लीय हो तो किससे उपचार करना है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी बुझे हुए चूने से या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। और यदि क्षारकीय हो तो क्या करना है, जैव पदार्थ मिलाना है, और ये क्या करते हैं, ये क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। आगे क्या लिखा है, कारखानों का अपशिष्ट। तो अनेक कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। तो ये दैनिक जीवन में उपयोगी है। उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है ये दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। तो अच्छा लेसन था, अम्ल और क्षार के बारे में जाना, प्राकृतिक सूचक के बारे में जाना, और सूचक से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। इसके अलावा उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में जाना। उदासीनीकरण अभिक्रिया दैनिक जीवन में उपयोगी है, उसके कुछ उदाहरण भी जाने। तो अच्छा लेसन था, एक दो प्रश्न आपको इससे जरूर मिलेंगे। कहीं पर भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।